ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا صدق الله العظीम। अब इस तकरीब के बाकायदा आगाज के लिए मैं डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर चकवाल कैप्टन रिटायर्ड वाइज महमूद साहब को दावत खिताब देता हूँ। जनाब डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर साहब चकवाल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिस्ट्रिक्ट मस्जिद चकवाल मैडम प्रेसिडेंट मलिक प्रोफेसर आमिर साहब फ्रॉम यूनिवर्सिटी चकवाल और अजीज इदारे अस्सलाम वालेकुम। आज लास्ट डे है इंटर्नशिप का। आज भी डॉक्टर उस्मान अकबर साहब के रीजन के मुताबिक ये तमाम तबादले किए गए और आपको जो तालीम दी पार्ट ऑफ दैट। लेकिन मैम सबसे अहम चीज़ ये है कि बच्चों को पुलिस के बरकत का नहीं पता था। पुलिस के जो बारे में एक इमेज चेंज करने के लिहाज से डिसीजन था डॉक्टर उस्मान अकबर साहब का। फ्रंट डेस्क के बारे में बताया गया, लेकिन अच्छी बात यह है कि इस हवाले से नजर परफेक्ट किया गया और हमने कोशिश की बच्चों को एक चीज़ दें कि हाउ टू वर्क फॉर द पर्सनल ग्रोथ एंड लीडरशिप। लेकिन अहम चीज़ ये है कि इन बच्चों ने बड़ा अपने कुछ परसेप्शन को चेंज किया। मैं समटाइम फ्लश किया क्योंकि परसेप्शन को लेते रहे और समटाइम ये अच्छी बात है कि आप अपना हार्ट आउट करें। मैं उम्मीद रखता हूँ कि आपने जो चीज़ सीखी है वो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी उसको इम्प्लीमेंट करेंगे और कोशिश करें कि अपनी लाइफ में जो चेंज लाई है या सोचा है कि लाने का, साथ ही साथ अपने साथ एक और इंसान की लाइफ को लाजमी चेंज करें। मैंने बात की शुक्र पे, मैंने बात की इस्तग़फ़ार पे, मैंने बात की दुआ पे, मैंने बात की जिक्र पे। अफ़ज़लु ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह व अफ़ज़लुल कलमा अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं समझता हूँ कि अगर ये एक पॉजिटिविटी सोच के अंदर आ जाए तो कोई भी चीज़ आपको कामयाब होने से रोक नहीं सकती। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ अपनी आपने बड़ी पेशेंस के साथ उन तमाम लम्हात को गुजारा। मैंने मैडम से रिक्वेस्ट की है कि मैं इनका तारुफ आपको करवा देता हूँ। शी इज़ अ लर्नर लेडी। बुक्स के लिखने के अलावा जो जिस तरह आपके सवालात थे की तैयारी के बारे में या कोई ऐसी बातचीत करने के लिए जो ऑफिसर फराम की जाए, तो मैं समझता हूँ कि इन्होंने जस्ट मुझसे बात की है कि तो मेन चीज़ ये है कि आपने कोई चीज़ के कवेज लेके जाने हैं। लेवल बेस्ट। तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि इन टेक वेज के साथ जो मैंने 4 बयान किए हैं, दुआ, ज़िक्र, इस्तग़फ़ार और शुक्र, इंशाल्लाह इट विल गो a long way to your whole life, inshallah. Thank you so much. अब मैं बात से किताब देता हूँ प्रोफेसर आमिर जैन साहब, यूनिवर्सिटी ऑफ चकवाल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं on behalf of University of Chakwan and on behalf of Vice Chancellor University of Chakwan Professor Dr. मोहम्मद बिलाल खान साहब की तरफ से यूपी चकवाल का आपका इंतहाई मशहूर हूँ कि आपने हमारे स्टूडेंट्स को जो है वो मौका दिया कि वो अपने डिपार्टमेंट का विजिट करें और यहाँ पे होने वाले जो मुख्तलिफ औकात हैं, जो सर्विसेज होती हैं, उन सर्विसेज के बारे में स्टूडेंट्स को ब्रीफ किया जाए और स्टूडेंट्स को पता चले कि हमारे जो फोर्सेज हैं वो किस तरीके से काम कर रहे हैं। तो मैं अगेन जो है वो दूसरे साहब का और तमाम टीम का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मैं हमारे बच्चों को जो है वो ये मौका दिया। बगैर किसी ताख़ीर के डिप्टी कमिश्नर चकवाल मैडम मलिक साहबा को दावत खिताब देता हूँ कि वो स्टेज पे आएँ और अपने ज़रूरी ख्यालात का इज़हार करें। Honorable Captain Wahid, City of Chakwan, and Professor Amir from University of Chakwan, and my very beloved students from University of Chakwan. Sir, thank you very much for having me here
इज अ प्लेजर एंड इट इज एन ऑनर itself. और ये सर आरजी साहब का बहुत अच्छा विजन है कि पुलिस से रिलेटेड जो पब्लिक परसेप्शन है जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम बड़ी नेगेटिव रिफ्लेक्ट होती है उसको पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करता है और आपको जो पॉलिसिंग है उसका जो रियल कॉन्सेप्ट है वो आप तक पहुँचाया जाए. तो मुझे बहुत अभी सुनकर खुशी हुई जैसे अभी लीडर साहब ने बताया कि आपको पुलिस सुपरिटेंडेंट की ओरिएंटेशन मिली. वहाँ जाकर आपको पता चला होगा कि कितनी ज़्यादा सर्विसेज हैं जो कि अंडर वन रूफ एंड ऑन वन टेलीफोन कॉल पुलिस प्रोवाइड करती है. अगर आप उसका डेली बेसिस का डेटा भी एनालाइज करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि इट्स a 24 hours job. The police is always working for the safety and security of the people, maintenance of law and order, and it is always there at the grassroots level. तो मैं आई एम वेरी ग्लैड टू बी हेयर एंड आई एम वेरी इम्प्रेस्ड बाय द वे इट हैज़ बीन टेकन आउट इन द एंटायर प्रोविंस एंड ऑल्सो इन चकवाल ऑल्सो. इसके अलावा अभी मुझे पता चला है कि आपके कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आप रिलेटेड टू द कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स करना चाह रहे हैं. आई एम एट योर डिस्पोजल as much as you want to ask and as many questions as you have. I will try my levels best कि मैं आपके माइंड में जो कन्फ्यूजन्स हैं उनको क्लियर कर सकूं जिस हद तक मेरी इस्तात है. मैं यहाँ आपके डिस्पोजल पे हूँ सर. आई एम अवेलेबल एनी टाइम सर. नंबर 1 पे हैं आमना हिजाब. आमना हिजाब क्यों? ये IR 7 की स्टूडेंट है. सेकंड नंबर पे हैं मिसबा बकार IR 7. आसमा जबी IR 7. सैयदा फरवा हसन. सैयदा फरवा हसन वो शायद आज नहीं आ सकती हैं. आगे आ जाएं अक्सा इमरान. उम्मे हबीबा IR 7. आगे अबीरा मजहर. अबीरा मजहर IR 7. जो हमारे इस कोर्स की जो क्विज प्रोग्राम हुआ था उनकी ये टॉपर भी हैं. तो उनको एक इजाज़ी चीफ के साथ चकवाल और मैडम पुरकलैन मलिक साहिबा इजाज़ी शीट भी देंगे. तमाम पार्टिसिपेंट से गुजारिश है कि जो जो लोग इनाम वसूल कर रहे हैं अपने सर्टिफिकेट वसूल कर रहे हैं वो खोल के उनको दाद दें. आगे किंजा मजहर IR 7. किंजा मजहर IR 7. लारेब तारिक. लारेब तारिक IR 7. बख्तावर फयाज IR 7. आगे रेडी हो जाएं इकरा साबिर IR 7. इकरा साबिर. तंजीला कौसर. उरूज बीबी. उरूज बीबी. आमना हसन. आदिया नासिर. मरवा कुबरा. शाहज़ैब कमर. रिदा फातिमा.
रिदा फातिमा। इफ्सा तस्सबुर, मायरा मुकद्दस, मायरा मुकद्दस। राफिया तनवीरा, खुदा के वतन है जिना मायरा अरूज, अम्मा। नाम बोलते जाते हैं, आगे आते जाएं ताकि जल्दी जल्दी। चमका तो सफिया सरदार, है जमीन सफिया सरदार, दानिश इरफान, दानिश इरफान एब्सेंट है, नहीं आ सके। अलिफ मसूद, सलामत अब्बास अब्दुल्ला, आयशा निसा, अमरीन फातिमा, इस्लाम बतूर, मीना अरबाब, गोम फातिमा, रुकया दत्ती, फासल अली, ज़ीशान अली, हिरा नूर, इकरा इस्माइल, आमना अली, आसिम एजाज, बुशरा मुकद्दस। बुशरा मुकद्दस हमारी स्टार परफॉर्मर भी हैं। कल के जो प्रोग्राम हुआ था लास्ट असाइनमेंट भी उसमें इन्होंने टॉप किया है, तो इनके लिए मजीद तारीफ। अरीबा जाहिद, जुनैरा मुस्तजाब, जुनैरा मुस्तजाब, मोहम्मद शर्जील हुसैन, जरमीन एजाज, है बनता वतन शहरयार अख्तर, सबा इमरान, इसबा अतहर, अंबर नवाब, अंबर नवाब, हाजरा किरण, रिदा बतूल, सलामत वतन हुसन सैयद साइम रजा, and the last one Shazib Jahangir Khan. वो अपनी अपनी जगह पे बैठ के आप वेट करना है, अपना नाम और ईयर बताना है और सवाल करना है। ठीक है जी, मैडम कुरतुल सर। जी, तो इट इज नाउ लाइक हम इसको एज अ क्वेश्चन आंसर सेशन कर लेते हैं। आई होप आई एम ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, आपके माइंड में वट एवर आर द कंफ्यूजन्स, क्वेश्चंस, एनीथिंग दैट यू वांट टू आस्क, इट्स जस्ट ओपन टू यू नाउ। यू कैन आस्क एनीथिंग दैट्स कमिंग टू योर माइंड। तो आपको
परेशान करती है किसी भी मामले में, CSS in particular, studies in general, women issues, anything that you feel, I am here to advocate. अभी आप जिस स्टेज पर हैं, एज़ फार एज़ आई नो, यूनिवर्सिटी ऑफ चकवाल के स्टूडेंट्स हैं और जिनके साथ मैंने इंटरेक्ट किया है अभी तक, आइदर दे आर द स्टूडेंट्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस और कंप्यूटर साइंसेज और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जो भी आपकी डोमेन है, you are now at the right point and at the right age to plan for appearing in the competitive examination. इसकी जो basic requirement होती है वो that is simple graduation with a second division. Anybody who is more than 22 years of age and has a basic degree in graduation की हुई हो आपने, eligible है to appear in this exam. तो उसके लिए आप basically जो एग्ज़ाम है इसके 12 सब्जेक्ट्स होते हैं. द रिटन एग्ज़ाम इज़ ऑफ 1200 मार्क्स एंड दोज पीपल हु क्वालिफाई द रिटन एग्ज़ाम दे देन अपीयर फॉर द इंटरव्यू बिफोर द इंटरव्यू पैनल of the Federal Public Service Commission, and that interview is of 300 marks. So it is an exam of total 1500 marks, 1200 for the written and 300 for the interview. Out of 1200, there are two kinds of subjects. 600 marks are for the compulsory subjects and 600 marks are for the optional subjects. 600 जो compulsory subjects हैं उनमें there are two papers of English. One is of English essay and the other one is of English Precis and Comprehension. One paper is of General Science and Ability. One paper is of Islamic Studies. There is one paper on current affairs and there is one paper on Pakistan affairs. So this is how you make 600 marks in total for your compulsory subjects. Now the rest of the 600, which is for the optionals, usme there are more than I think 40 or 50 subjects which are given to you and you can choose them as an option. Some of those subjects would be of 200 marks, some of the subjects would be of 100 marks. It depends which subject you actually choose. Federal Public Service Commission makes, you can say, groups of these optional subjects. एक group में, for example, Indian history is one subject, journalism is one subject, sociology is one subject. इनके marks होंगे, some subject would have 200 and some subject would have 100. So collectively you will have to choose subjects of 600 marks in optionals. So this is how you choose your subjects. ये है इसकी basic, I mean ground level के ऊपर जो आप working करते हैं. यहाँ तक आपको clear हो गया है ना? अब आप मुझसे questions पूछें तो मैं आपको साथ साथ clear करती जाती हूँ कि आपको actually issue कहाँ आ रहा है. Okay. Initially, whenever you decide that you have to appear in this competition का जो भी exam होगा, the first and the most important thing is to focus on the compulsory subjects. Do not think about the optional ones at the stage when you have just begun your preparation. It is very important to read English newspaper on daily basis. It is as important, extremely important, as if you consider it to be one of the compulsory subject that you are taking in CSS is reading an English newspaper on very regular basis. I recommend Dawn. It has a very good vocabulary. It has a very good diction. Analysis is very good. आप अपनी हैबिट बना लें. इवन अदरवाइज भी आपने इम्तहान कोई देना है या नहीं देना, अखबार पढ़ना एक बहुत अच्छी आदत है. अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी में ये कल्चर भी बहुत सी फैमिलीज़ के अंदर बचपन से वी डू नॉट ग्रूम इट इन आवर फैमिलीज़. अखबार घरों में नहीं आते. अंग्रेज़ी का अखबार तो बहुत ही कम आता होगा, लेकिन देयर इज़ इट इज़ नेवर टू लेट. नाउ व्हेन यू हैव डिसाइडेड टू डू दिस, तो पहला काम आपने ये करना है दैट यू हैव टू गेट अ रेगुलर सब्सक्रिप्शन ऑफ डॉन न्यूज़पेपर. वो अपने घर में अखबार लगा लें और सुबह आपने दिन का आगाज़ जो है जब भी करना है, स्टार्ट रीडिंग डॉन फ्रॉम द फर्स्ट पेज टू द लास्ट पेज. यू हैव टू रीड इट लाइक यू आर रीडिंग अ बुक.
when you will start reading it, initially you will not get anything about it. Because some of you will be students of maybe computer sciences, and the topic that you are reading in the newspaper is on economics. जैसे अभी उस बच्ची ने कहा, maybe कोई ऐसा इंटरनेशनल या डोमेस्टिक इशू चल रहा है, आप स्टूडेंट हैं इंग्लिश लिटरेचर के, and you have absolutely no how कि वो क्या लिखा हुआ है. But once you start reading it on daily basis and you will make it as a regular practice, you will keep monitoring the news, आप उनको follow करना शुरू कर देंगे. A time will come when you will start getting grasp over that topic. It would not remain as raw to you as it was on the very first day. और ये stage आपकी कोई बहुत देर से नहीं आएगी. It would become like 20-25 डेज़ की रेगुलर रीडिंग के बाद, या मैक्सिमम 1 महीने की रेगुलर डॉन न्यूज़पेपर की रीडिंग करने के बाद, on the 31st day you would be standing at a very different pedestal. If you will listen to any analysis of some current affairs on TV, or if you will read any other newspaper, you will very well be able to make the head and tail of the topics, which you were not able to do when you started the journey. So the first and most important thing that I would recommend you is to read English newspaper on daily basis. The first page, उस पेज का पिछला पेज, इसके बाद पेज नंबर 7 and 8 is of editorials, columns का पेज होता है जिसमें एनालिसिस किया हुआ होता है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल इश्यूज़ का. उनको बहुत रेगुलरली पढ़ें. उसी पेज के ऊपर आई थिंक इट्स पेज नंबर 7 या पेज नंबर 8 के नीचे होते हैं लेटर्स टू एडिटर्स. लेटर्स टू एडिटर ये चीज़ है कि एज अ कॉमन मैन देयर इज़ एन इशू इन योर डिस्ट्रिक्ट एंड यू राइट ऑन दैट एंड यू सेंड दैट टू email that to the Dawn. They will publish that with your name in that newspaper. आप ये करें खुद भी, इससे आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा when you will see your name published in the newspaper and in one of the leading newspapers of the country. You will yourself feel confident and encouraged. But other than that, the people who already have written in that Dawn newspaper, please do read that. That is on the social issues. For example, Talagang Road ki construction is a major issue that we are facing here in Chakwal these days. If you as a student would write, you would just write that this construction which has been going on for such a long time is a complete nuisance. It's a lot of disturbance. When we travel to the universities or colleges and even to the hospitals, the patients feel a lot of difficulty. You would have seen many ambulances getting stuck amidst the traffic jam, which is because of this particular road construction or road rehabilitation project. इसके ऊपर ये जो भी आप लिखेंगे, just email that to the Dawn. आपको आपकी वोकेबलरी भी स्ट्रॉन्ग होगी, आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा, और जब आप उसको पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि all the social issues which the people face on a regular basis, they write that in that letters to editors. So read Dawn newspaper. Every Monday there are yellow pages that come with the Dawn. They are on economy. Economy एक ऐसी चीज़ है जो कि not everybody knows about economy and not everybody is well versed even with the terminologies which are used by the economists. But if you will read that, आपने उसमें बेसिक चीज़ों से स्टार्ट करना होगा. फॉर एग्जांपल जो बेसिक स्टैटिस्टिक्स हैं आपके कंट्री के, कि आपका पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कितना है, पाकिस्तान का लिटरेसी रेट कितना है, हमारी यहाँ पे पॉपुलेशन की बाइफर्केशन कितनी है, हाउ मच इज़ द परसेंटेज ऑफ वुमेन एंड हाउ मच इज़ द परसेंटेज ऑफ ओल्ड पॉपुलेशन एंड हाउ मच इज़ द परसेंटेज ऑफ द यूथ. ये सारी चीज़ें वो जो येलो पेजेस पे इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान आता है एवरी मंडे, दैट दे कीप ऑन updating that and they keep you giving ideas considering all those statistical facts of the country. आपकी क्रॉप कितनी हुई है, आपके मुल्क में डॉलर का अगर क्राइसिस आया हुआ है तो कितने स्टॉक में हमारे पास डॉलर्स हैं, स्टॉक एक्सचेंज क्या होती है, मार्केट कैसे डाउन होती है, कैसे वो अप होती है. ये सारी चीज़ें नॉट ऑन द फर्स्ट डे, नॉट इवन इन द फर्स्ट वीक एंड नॉट इवन इन द फर्स्ट मंथ, you will not be able to understand that. But you have to read that on a very regular basis, and with a constant reading and interest, one day would come in maybe 2 months at maximum, you will have like 80% database of what is going on around you. Once you know what is happening around you in your country and also at the international level, that is the point when you can say that you are now on the track. Then you have to keep adding in your knowledge. For example, आजकल international relations में the most burning issue these days is on Palestine and Israel war.
यू शुड गेट टू नो, आपको इसकी हिस्ट्री पढ़नी है पहले. यू हैव टू गेट टू नो दैट व्हाट इज़ द हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ दिस रीजन. यहाँ पे वॉर क्यों होती है, पिछले बहुत सालों से ये प्रॉब्लम क्यों चल रहा है, हमास का क्या रोल है, गज़ा का क्या रोल है, मस्जिद अक्सा का क्या इशू है, इसराइल को क्या प्रॉब्लम है, या पैलेस्टाइन का ये क्या प्रॉब्लम क्यों है. आप जब इसको पढ़ेंगे तो आपको पॉलिटिक्स की भी समझ आएगी. यू विल गेट टू नो ऑफ द जियो इकोनॉमिक्स ऑफ दैट रीजन ऑल्सो, क्योंकि दिस वर्ल्ड टुडे इज़ नॉट अ वर्ल्ड विच इज़ फाइटिंग वॉर्स ऑन जोग्राफी. दैट इट्स नॉट अबाउट द एरिया दैट पीपल वांट टू टेरिटोरियल उसको एक्वायर करने की वॉर्स नहीं हैं. दीज आर द वॉर्स विच आर बेस्ड ऑन द इकोनॉमिक रिसोर्सेज. इट्स जियो इकोनॉमिक्स दैट मैटर इन दिस वर्ल्ड. तो जब आप इस वक्त इसको पढ़ेंगे इस पर्सपेक्टिव में, तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट जब डेवलप हो जाएगा, देन यू विल बी एबल टू एनालाइज इट. इफ़ दे आस्क यू एनी क्वेश्चन के इसराइल का इसके साथ जो इशू है उसमें व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड, या इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, फॉर एग्जांपल यूनाइटेड नेशंस है which is the custodian of the human rights in the world, what role can United Nations play in this war, and whether United Nations can play an effective role or not. इसी तरह से SAARC है, ECO है, OIC है, Organization of Islamic Countries, and we have 57 Islamic countries in the world, and they make a lot of they constitute a major power of the world as well. What is their role in this situation? तो एक टॉपिक आपने चूज़ करना है, फिर उसको उसके हर एंगल और हर पर्सपेक्टिव से स्टडी करना है. आपने उसको अखबार में भी पढ़ना है. आपके पास शाम को टीवी पर जो करंट अफेयर्स के प्रोग्राम्स आते हैं, आज कामरान खान के साथ, वट एवर, यू हैव टू सिट देयर. आपने कॉपी पेंसिल लेकर बैठ जाना है, बिकॉज इन दोज प्रोग्राम्स एक बंदा होगा जो उस टॉपिक की फेवर में बात करेगा, एक होगा जो उसकी अगेंस्ट बात करेगा. जब आप दोनों पर्सपेक्टिव्स को सुनेंगे और उसको उसकी अदरवाइज भी रीडिंग करेंगे, यू विल कम टू योर ओन एनालिसिस एंड कंक्लूजन ऑफ द थिंग्स. तो ये इस तरह से ग्रेजुअली बेटा, जिस तरह आपका ये क्वेश्चन था, आई थिंक आई हैव ट्राइड टू रिस्पॉन्ड टू इट इन एज कम्प्रीहेंसिव वे एज आई पॉसिबली कुड. दिस इज़ हाउ यू एक्चुअली स्टार्ट डूइंग इट. आपका डेटा बेस डेवलप होना शुरू हो जाता है, आपका इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है. एक चीज़ आपने अपने माइंड में हमेशा रखनी है कि कंपैटिटिव एग्जामिनेशन है ये CSS का, इसमें एक सब्जेक्ट नहीं है, 12 सब्जेक्ट्स हैं, और एक आपका अपना इसमें से कोई एक सब्जेक्ट हो सकता है. फॉर एग्जांपल, इफ़ यू आर अ स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, यू हैव डन योर मास्टर्स इन that may help you in English essay and English précis or composition, but not more than that. Similarly, if somebody is a student of history and he opts Indian history as an optional subject, तो वो उसको वहाँ help कर देगा. Computer sciences का अगर कोई optional है तो वो आपको help कर देगा. So your academics, the degree that you have earned in these 4-5 years will help you in one subject or maximum 2 subjects in the entire exam. जो बाकी के subjects हैं उनके साथ दोस्ती आपने खुद करनी है. यू हैव टू डेवलप योर इंटरेस्ट इन देम. अब उनमें से जो कंपल्सरी सब्जेक्ट्स हैं वो तो कंपल्सरी ही हैं. यू हैव टू डू देम आइदर दिस वे और दैट वे. देयर इज़ नो ऑप्शन अवेलेबल टू यू. 2 पेपर्स तो उसमें इंग्लिश के हैं. जो आपका करंट अफेयर्स का पेपर है, दैट पेपर इज़ हैंडल्ड अगेन थ्रू द डॉन न्यूज़पेपर. Once you will start reading newspaper, your current affairs database will start, you will start making that. ये आपकी वोकेबलरी बन जाएगी, आपको नॉलेज आ जाएगा, आपको हिस्ट्री का पता चल जाएगा, डोमेस्टिक इश्यूज़ भी आ जाएंगे और इंटरनेशनल इश्यूज़ भी उसके अंदर आते जाएंगे. सो करंट अफेयर्स का जो पेपर है, दैट इज़ ऑल्सो कवर्ड बाय डॉन न्यूज़पेपर. कोई ऐसी किताब नहीं हो सकती जो कि करंट अफेयर्स के ऊपर लिखी जाए, बिकॉज दे आर करंट अफेयर्स. दे आर the affairs which are happening and changing on daily basis. It is not something which is from 1990 to 2005 और आप 15 years का कोई नहीं है कि आप उसे किताब में डाल दें. It happens and changes every day. So reading newspaper will keep you on track, watching programs on current affairs in international as well as international जो media है. फरीद ज़करिया का प्रोग्राम इज़ वेरी गुड. आई डोंट नो आजकल CNN में किस वक्त आता है, बट इट इज़ वेरी वेरी गुड. उसका एनालिसिस इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर बहुत अच्छा होता है, आप वो सुन सकते हैं. तीसरा, आपका जो इस्लामिक स्टडीज़ का सब्जेक्ट होता है, कंपल्सरी सब्जेक्ट है बेटे. वो सब्जेक्ट आपकी वही इस्लामियात है बेसिकली जो आपने बचपन से लेके अब तक पढ़ी है. But when the questions are asked, they are not asked the way you used to attempt them in your metric or FSC or maybe in your master's level also. For example, आप सबको पढ़ाया जाता है
कि नमाज की अहमियत, अफादियत, ज़रूरत, फ़वाइद बयान करें, कुरान मजीद में कहाँ कहाँ इसका ज़िक्र आया और किस किस तरीके से इसको किया गया फ़र्ज़, सब कुछ आपको पता होगा. बट दिस इज़ नॉट द क्वेश्चन दैट दे आर गोइंग टू आस्क यू इन अ CSS एग्ज़ाम. व्हेन आई अपीयर्ड इन द एग्ज़ाम, मुझे सर अब तक पूरे एग्ज़ाम में जो सबसे ज़्यादा सब्जेक्ट टेक्निकल लगा है CSS में वो इस्लामियात का पेपर है, और सबसे ज़्यादा रेशो एसे के बाद जो फ़ेल होने की है वो इस्लामियात में है. उसकी रीज़न भी यही होती है बिकॉज हम इस्लामियात को बहुत ट्रेडिशनल तरीके से प्रिपेयर करते हैं, एज इफ़ यू नो वी हैव बीन स्टडिंग दैट थ्रू आउट आवर एजुकेशन. बट द क्वेश्चन, एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन ये पूछता है कि लोग कुरान मजीद तो पढ़ते हैं. दिस एग्जैक्टली इज़ द क्वेश्चन विच केम इन माई एग्ज़ाम इन विच आई अपीयर्ड, कि लोग कुरान मजीद पढ़ते हैं लेकिन उस पर अमल नहीं करते. इसकी क्या वजूहात हैं और इसको हल करने के लिए तजावीज़ दें. अब आपने कुरान मजीद के बारे में पूरा चैप्टर पढ़ा हुआ है, आपने उसके बारे में सब पता है, आपको कब नाजिल हुआ उसकी आपने डिटेल पढ़ ली होगी, आपने 50 किताबें पढ़ी होंगी. बट दिस क्वेश्चन इज़ एन एनालिटिकल क्वेश्चन. ठीक हो गया, वी रीड कुरान मजीद एवरी डे बट वी आर अनएबल टू एक्ट अकॉर्डिंग टू व्हाट कुरान मजीद सेज, primarily because we do not understand the language in which the Quran Majid is written. It's a book which is handed over to you in a language which is Arabic, and that is not our language. So when we read it, we just read it and it just crosses our brain, above the brain, not through the brain. Abhi I am talking to you and you are able to understand what I am telling you is because I am conversing with you in a language that you understand. If I speak the same thing in a language which is completely alien to you, for example French, no matter how effective this conversation with you could be, no matter how much interested you could be, there is no outcome of this conversation at the end of the day because we are not speaking in a medium which is understandable for all of us. So this primarily is the reason. आप इसको इस तरीके से वहाँ पर जब लिखेंगे एनालिसिस करने के बाद, तो आपका आपने उस बेसिकली द एग्ज़ाम, competitive exam is of your analytical skills. It is not about रट्टा कि आप किसी चीज़ को अगर याद करें and you just go and you reproduce that. It won't happen like that. आप जब बहुत ज़्यादा किताबों को पढ़ेंगे, अपने एनालिसिस को स्ट्रॉन्ग करें, अपने इर्द गिर्द के लोगों को ऑब्ज़र्व करें, अपने सोशल इश्यूज़ को थिंक करें कि ये प्रॉब्लम खड़ा होता है सोसाइटी में, क्यों होता है, इसकी बैकग्राउंड क्या हो सकती है, इसके क्या मुहर्रिकात हो सकते हैं, वो आपका एनालिसिस होगा. एंड दैट एनालिसिस इज़ समथिंग ऑन विच यू आर टेस्टेड. इट इज़ नॉट टेस्टेड ऑन एनी डिज़ाइंड पैटर्न, not even in essay, not even in Pressy, not in any paper of CSS आपको assess किया जा सकता है. सिर्फ एक पेपर ऐसा हो सकता है जिसमें कोई चीज़ अगर आपने याद की हुई है तो वो आपको हेल्प करेगी, एंड दैट इज़ जनरल साइंस एंड एबिलिटी. उसमें इफ़ दे आस्क यू कि जी आपकी मे बी लॉज ऑफ नेचर में से आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए या कोई उसका न्यूटन का कोई लॉ पूछ लें, तो वो तो एग्जैक्टली वही है, यू कैन नॉट चेंज दैट. बट इवन इन दैट पेपर दे हैव नाउ चेंज्ड द मोड इन अ वे कि वो अब दे ऑल्सो हैव स्टार्टेड आस्किंग क्वेश्चंस ऑफ साइंस बट इन अ सोशल पर्सपेक्टिव. वो आपके इर्द गिर्द जो चीज़ें हो रही होती. और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी अपने माइंड में रखें, आपके इर्द गिर्द जो कुछ हो रहा है, whether that is happening in your country or that is happening across the border, that will be in your exam. ठीक है जी. देखिए इसमें आपका थैंक यू वेरी मच. जो आपकी एक ये बात है ना, लेट मी क्लैरिफाई इट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करती है. एक तो ये कि ये कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एग्ज़ाम नहीं है. डू नॉट थिंक दैट यू आर नॉट एबल टू डू इट. If you are able to do MBA, if you are able to do your masters, if you are able to get a degree in international relations, you can do CSS. It is not something which is coming out of the moon, and it is something which is difficult beyond your IQ level. It is an ordinary exam which is passed by the ordinary people of the country. No extraordinary mindset is required.
no extraordinary IQ level is required. Yes, what is required is an extraordinary level of hard work, an extraordinary level of consistence and persistence effort. That is required. That makes this exam very difficult. Because आपने जब आप अपनी किसी और भी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं तो आप एक एम्बिशन के साथ पढ़ते हैं दैट इफ यू डूइंग योर डिग्री in MBA, Masters in Bachelor's, Masters in Business Administration, 4 years or 5 years from that, whether you study it half-heartedly or whether you study it with a lot of devotion, you will get a degree at the end of the day and you will get a job. In competitive exams, there is no degree. It is all about your commitment कि आपके अपने अंदर जज्बा कितना है. अगर आपके अंदर कमिटमेंट है, आपके अंदर कन्विक्शन है दैट यू वांट टू अचीव दिस, यू वांट टू क्वालिफाई, यू वांट टू जॉइन द सिविल सर्विस, आपको ना तो नींद आएगी, ना आपको भूख लगेगी, ना आपका शादियों में जाने को दिल करेगा. यू विल रिमेन फोकस्ड. सो दिस इज़ बेसिकली not an exam which demands an extraordinary IQ level, but it demands an extraordinary commitment. It will keep you awake for very long hours. सर आई रिमेंबर जब मेरा एग्ज़ाम ख़त्म हो गया CSS का, तो उसके बाद आई वॉज लाइक कि अब मैं क्या करूँ. आई कुड नॉट स्लीप बिकॉज आई वॉज फॉर द लास्ट 8 months आई वॉज इन दिस मोड ऑफ स्टडिंग मोर एंड स्लीपिंग लेस. तो वो आपकी नींद का पैटर्न जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है और एग्ज़ाम देने के बाद की टेंशन शुरू हो जाती है कि अब ये पास होगा या नहीं होगा और रिज़ल्ट आएगा तो क्या होगा. तो आई कुड नॉट स्लीप and since then I do not have a regular and normal sleeping cycle. I don't have that because I still am into that. तो आपको पढ़ाई करनी पड़ती है बहुत कमिटमेंट के साथ, बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंसी के साथ. जिस काम पे आपने लगना है वो आपने फिर करना ही करना है. आपने अपनी एक रूटीन बनानी है. दुनिया फिर इधर से उधर हो जाए, फैमिली में किसी की शादी है तो होने दें, सारा ख़ानदान किसी जगह पर जा रहा है तो उसको जाने दें. जब आप अपना अचीव लाइफ में एम जो आपका जो भी है वो आप अचीव कर लेंगे, ट्रस्ट मी, द एंटायर वर्ल्ड विल बिकम योर फ्रेंड. एवरीबडी वुड रिलेट टू यू एज इफ़ यू आर देयर कज़न और यू आर देयर फैमिली फ्रेंड. कोई आपको छोड़ के नहीं जाएगा. 6 months के लिए, 8 months के लिए अपने आप को सिर्फ डिवोटेड बनाना पड़ेगा इस कॉज के लिए. मैं बिल्कुल इस तरह से नहीं कह सकती कि जी मैंने तो बस 1.5-2 महीने लेयरली पढ़ा और मेरा एग्ज़ाम पास हो गया. इट इज़ नॉट लाइक दैट. एंड आई हैव नॉट इन माई रियल लाइफ सीन एनी पर्सन हु हैज़ डन इट लाइक दैट. इट इज़ अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट. इट हैज़ 12 सब्जेक्ट्स. आप समझ लें कि आपने 12 सब्जेक्ट्स में मास्टर्स या MPhil लेवल की पढ़ाई करनी है. हम ज़िंदगी में एक सब्जेक्ट में मास्टर्स करते हैं. CSS की तैयारी के दौरान आपने 12 में करना है. इस लेवल का पढ़ना है. उसका कोई एंड नहीं है. देयर इज़ नो सिलेबस. इवन इफ़ यू गो ऑन द वेबसाइट ऑफ फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, वो आपको कहेंगे कि ये रिकमेंडेड बुक्स हैं दैट यू कैन गो थ्रू. दे विल नॉट टेल यू कि A से लेकर F तक आपसे सवाल पूछे जाएंगे. इट हैज़ नो सिलेबस. टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड टू बी वेरी कैंडिड, यू विल हैव टू dwell into this sea and for that आपको मेहनत बस बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है. लेकिन कर हर बंदा सकता है जिसमें मेहनत करने का, कमिटमेंट का और कंसिस्टेंस और परसिस्टेंसी के साथ पढ़ने का. जो आपको कंसिस्टेंसी और परसिस्टेंसी का पता है ना, कंसिस्टेंट बंदा वो होता है कि व्हेन यू हैव टू डू समथिंग यू हैव टू डू इट. जैसे आप नमाज़ पढ़ते हैं 5 दफ़ा, रिलीजियसली यू हैव टू फॉलो समथिंग. Wherever you are busy, whatever you are doing, if it is नमाज का वक्त हो गया है, you have to leave everything there and then. यही हमारे मज़हब का हुक्म भी है कि अगर कारोबार कर रहे हो तो कारोबार को बंद कर दो. तो इसे कहते हैं कंसिस्टेंसी. और परसिस्टेंसी ये होती है कि आपने अपने आप को उसके अंदर इन्वॉल्व भी कर लेना है. लाइक यू आर नॉट डूइंग इट हाफ हार्टेडली. यू आर नॉट जस्ट डूइंग इट बिकॉज यू हैव टू डू इट और somebody asked you to do it or your uncle asked you to do it or you want to do it just because you are impressed by somebody. ये इतनी कन्विक्शन है इसके अंदर रिक्वायर्ड बिकॉज ये 2 years का एक लॉन्ग प्रोसेस है. 2 years आपको नहीं पता होता कि आप कहीं पर स्टैंड करेंगे या नहीं करेंगे. लड़कियों को इस मामले में बहुत प्रॉब्लम आता है बिकॉज हमारे कुछ सोशल इश्यूज़ होते हैं. पेरेंट्स कहते हैं कि यार ये तुमने क्या जो है वो कट्टा खोल लिया है, ख़त्म ही नहीं हो रहा, अभी एग्ज़ाम हुआ है,
एग्ज़ाम आप तैयारी करनी शुरू करते हैं, 8-10 महीने आपकी शक्ल गायब हो जाती है। देन यू अपीयर इन द एग्ज़ाम देने के बाद, रिटन के एग्ज़ाम देने के 8-9 मंथ्स के बाद जाकर उस रिटन का रिज़ल्ट आता है। इफ़ यू पास तो उसके बाद एक इंटरव्यूज़ का और साइकोलॉजिकल और मेडिकल असेसमेंट का प्रोसेस स्टार्ट होता है, जो अनदर 4-5 मंथ्स कंज्यूम करता है। जब तक आपका फाइनल रिज़ल्ट आता है, आपके 2 साल इस सारे प्रोसेस के अंदर कंज्यूम हो चुके होते हैं। और उस 2 साल के अंदर आपने ट्रैक पे भी रहना है, आपने मोटिवेटेड भी रहना है, आपने कमिटेड भी रहना है, आपने ऑप्टिमिस्टिक भी रहना है। तो इट इज़ अ लॉट अबाउट योर नर्व्स, अ लॉट अबाउट योर कमिटमेंट, अ लॉट अबाउट योर मोटिवेशन एंड डेडिकेशन। इट इज़ नॉट अबाउट एक्स्ट्रॉर्डनरी मेंटल लेवल और IQ लेवल, और कोई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट कर सकता है या कोई एचसन कॉलेज का स्टूडेंट कर सकता है। ये हर कोई कर सकता है जिसने मेहनत करनी है, जिसने एफर्ट करनी है। और एक आपका क्वेश्चन था लाइफस्टाइल का। सिर्फ सिविल सर्विस नहीं, एवरी प्रोफेशन इज़ योर एक्चुअली लाइफस्टाइल। इट इज़ योर लाइफ पार्टनर, आपका लाइफ पार्टनर बन जाता है। यू स्पेंड योर रेस्ट ऑफ योर लाइफ विद दैट। इवन इफ़ यू आर अ डॉक्टर, आपकी 24 आवर्स की ड्यूटीज़ हैं। यू आर कमिंग टू द हॉस्पिटल, गोइंग टू द हॉस्पिटल, यू आर इन दैट मोड। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इसको चूज़ करें इस तरह से कि आपका एप्टीट्यूड और आपकी पर्सनैलिटी उसके साथ मैच करती हो। यू शुड नेवर गेट टायर्ड ऑफ इट। टायर्ड तो इंसान जनरली हो जाता है हर चीज़ से, लेकिन उकताहट या बेजारी नहीं आनी चाहिए आपके अंदर। एवरी डे शुड बी अ न्यू डे, एवरी डे शुड बी अ न्यू चैलेंज, and you enjoy whatever you do. You like to do more things. You feel pain if somebody is pain. You actually feel for them and then you work for them. ये इस तरह से जब आप चीज़ों को लेकर चलेंगे तो तभी ये आप कर भी सकेंगे और इसको निभा भी सकेंगे। जी। हाँ, अब देखिए, आपका वो सब्जेक्ट जो 200 मार्क्स का होगा, उसका एक पेपर A होगा और एक पेपर B होगा। जो पेपर A होगा वो बिल्कुल डिफरेंट होगा, सब्जेक्ट वही होगा, लेकिन उसका सिलेबस, उसका कंटेंट और उसकी जो डोमेन होगी, दैट वुड बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम द पेपर B. सो इट इज़ लाइक स्टडिंग 2 डिफरेंट सब्जेक्ट्स while you are studying one subject. फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको इसकी एग्जाम्पल देती हूँ। 200 मार्क्स का सब्जेक्ट है इंडो पाक हिस्ट्री, विच वॉज माई सब्जेक्ट इन माई एग्ज़ाम। 100 वाला टाइम वो है, उसको कवर करता है जो कि सर जब मोहम्मद बिन कासिम आया उस दौर से लेके 1707 तक, द डाउनफॉल ऑफ मुग़ल एम्पायर। दिस इज़ पेपर 1। पेपर 2 स्टार्ट्स फ्रॉम जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, और उसके बाद जो आपका ये टाइम था बहादुर शाह ज़फ़र से ऑनवर्ड्स, जब यहाँ सब कॉन्टिनेंट में फ्रीडम मूवमेंट स्टार्ट हो गई, और वो जर्मनी का वो सारा टाइम, वो वहाँ से लेकर आज तक। दिस इज़ पेपर 2, ठीक है। अब दोनों को देख लें आप कि दोनों सब्जेक्ट तो इंडियन हिस्ट्री ही है, बट दे हैव डिवाइडेड दैट पेपर इनटू 2 डिफरेंट डोमेन्स। सो अल्टीमेटली यू विल एंड अप स्टडिंग एट लीस्ट 6 सब्जेक्ट। 6 तो हैं ही हैं, आपको इससे ज़्यादा करने पड़ते हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस इज़ अ वेरी रेलिवेंट सब्जेक्ट फॉर CSS। आपका, मुझे ये देखकर बहुत खुशी है कि इट्स अ राइट ग्रुप ऑफ पीपल हेयर, बिकॉज इंटरनेशनल रिलेशंस वो सब्जेक्ट है कि आप समझ लें कि ये आपका एक कंपल्सरी सब्जेक्ट है। इट विल हेल्प यू इन essay, it will help you in current affairs, it will help you in Pakistan affairs, it will help you even as if you opted as an optional subject in your exam. I think 100 का इंटरनेशनल रिलेशंस है, 200 मार्क्स का, तो 200 आपके वो हो गए, और कंपलसरी में 4 सब्जेक्ट्स आपके जो हैं वो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं। जो आपने डॉन अखबार पढ़ना है वो बेसिकली आपने इंटरनेशनल रिलेशंस ही पढ़ने हैं और डोमेस्टिक इश्यूज़ को ही पढ़ना होता है। So international relations is the most relevant subject when it comes to the preparation of this exam. To be very honest, my motivation has always been my father. He wanted me to join civil service and he wanted me to join Pakistan Administrative Service only. So
एंड ही इज़ द वन, ये जो डॉन अखबार है ये मैं क्लास 3-4 से पढ़ती हूँ. हमारे घर में एक हैबिट थी, कल्चर थी. माई मदर वॉज अ प्रोफेसर एंड माई फादर वॉज अ जज. What else could you expect from their children? What would they do other than just studying and reading? तो डॉन न्यूज़पेपर में जो फर्स्ट लेटर टू एडिटर मैंने लिखा था, दैट आई रोट व्हेन आई वाज इन क्लास 5, एंड दैट वाज अबाउट टू मच होमवर्क which is given to the students. Too much homework which is given to the students during summer vacations. That was the social issue, and I wrote on that, and the happiest day of my life was when I saw my name printed in the leading newspaper of Pakistan. That is why I said this to you, please do it. You will feel elevated. आपको ऐसे लगेगा कि you stand somewhere. This is something that you have written, and everybody in Pakistan and even across Pakistan can now read it. इससे आपको confidence आएगा. तो मोटिवेशन तो मेरी यही थी. माई पेरेंट्स वॉन्टेड मी टू डू दिस. माई यंगर सिस्टर इज़ ऑल्सो इन सिविल सर्विस. बट जहाँ तक ये बात है कि आप कहें कि नाउ यू आर प्रिपेयर टू टेक द एग्ज़ाम, ऐसा तो नहीं होता. यू जस्ट, आप जब इसको एक प्रॉपर वो तरीके से पढ़ना स्टार्ट कर देंगे तो पास्ट पेपर्स को ज़रूर आप अपने सामने रखें. जो CSS के पिछले 15 साल के पास्ट पेपर्स हैं, व्हेन एवर यू कंप्लीट एनी चैप्टर, उस चैप्टर के पिछले 15 सालों में क्या क्वेश्चंस आए थे, एग्जामिनर ने किस किस एंगल और किस पर्सपेक्टिव से उसके बारे में आपसे पूछा था. व्हेन यू स्टार्ट सॉल्विंग दोज क्वेश्चंस, आल्सो व्हेन यू कीप ऑन एनालाइजिंग योरसेल्फ, आई थिंक एवरी इंडिविजुअल इज़ द बेस्ट जज ऑफ हिज और हर ओन पर्सनैलिटी. आपको खुद पता चल जाएगा कि अब आपकी तैयारी हो गई है. यू विल बी एबल टू हैंडल दिस. ये टॉपिक है, इस पर मुझसे कुछ भी पूछ लिया जाए तो मैं इसको हैंडल कर लूँगा. जब आप इस स्टेज के ऊपर आ जाएं तो यू आर प्रिपेयर्ड. देखिए, पहली बात तो ये है कि वेरी रियलिस्टिकली स्पीकिंग, येस, इंग्लिश एंड कमांड ऑन इंग्लिश लैंग्वेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस एग्ज़ाम. इट इज़ एन एसेंशियल कंपोनेंट. आपके 2 पेपर इंग्लिश में होते हैं. एक 100 नंबर का इंग्लिश एसे का पेपर होता है और एक 100 नंबर का जनरल पेपर होता है जिसमें दे कैन आस्क एनीथिंग विच इज़ नॉट एसे. That could be any sort of idioms, pair of words, prepositions, translations, précis, comprehension passages, anything they can ask about English language. So it is very important to develop your expertise in that. We in Pakistan study English from the very basic classes. हमारे लिए English का इतना problem नहीं होता. Problem है इस एग्ज़ाम के मोड में आकर अपने आप को ट्यून कर लेना. बहुत ज़्यादा रेशो होती है ऐसे स्टूडेंट्स की हु आर मास्टर्स इन इंग्लिश एंड दे फेल इन इंग्लिश ऐसे व्हेन इट कम्स टू CSS एग्ज़ाम. अब मास्टर्स इन इंग्लिश में इंग्लिश पढ़ने का तरीका डिफरेंट था, बट जब उन्होंने आपको एक एग्ज़ाम में एक टॉपिक के ऊपर ऐसे लिखने के लिए दे दिया है, नाउ यू आर जज्ड ऑन सो मैनी थिंग्स. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ द ग्रामर. They would assess and analyze you that where do you stand when it comes to English grammar, then your expression, your vocabulary, and then the knowledge, which means that the topic that you have selected. I chose the topic, my topic of essay was Pakistan is rich in resources but poor in management. That was my essay, and I had 71 marks in essay, which was the highest score in Pakistan out of 100. बट ये कोई, इसमें कोई वो बात नहीं है, कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी काबिलियत की बात नहीं है. यहाँ पे भी मैं आपको ये बात बताती हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा गाइड इस बात पर किया जाएगा दैट यू डेवलप एक्स्ट्राऑर्डिनरी वोकेबलरी एंड यू रीड GREs vocabulary, and you have to write very difficult language to appear the exam, to pass the test. No, it is not like that. You just have to write very simple English, but it has to be correct English. It should not be wrong when it comes to grammar. You have to write a language which is easier to comprehend, which is correct in grammar, which is correct in comprehension, which is correct in punctuation, which is correct in spellings, and the
the knowledge that you have that is related to the topic that you have selected. They are talking about East and you are writing about West. No matter how good your English is, you will not be able to get through. So you have to keep yourself focused. You have to just focus on developing your basic English writing skills. अब वो develop कैसे होते हैं? वो develop हो जाएंगे डॉन अखबार पढ़ने से. Read Dawn newspaper and then rewrite that in your own words. आपका जो पेज नंबर 7 and 8 है जिसमें कॉलम्स और एडिटोरियल्स आते हैं, रीड दैट. वो हार्डली 500-400 वर्ड्स का 2 कॉलम्स का एक आर्टिकल होगा. उसको एक दफ़ा रीड करें, 2 दफ़ा रीड करें, 3 दफ़ा रीड करें एंड देन राइट दैट इन योर ओन वर्ड्स एंड देट गेट दैट एनालाइज फ्रॉम अ प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश जो आपको आपकी गलती बता सके. बिकॉज गलती वो फेटल होती है जिसका आपको पता नहीं होता. सर जैसे दुश्मन वो ख़तरनाक होता है जो सामने नहीं होता, जिसका पता नहीं होता. वो गलती आपके लिए फेटल होगी जिसके बारे में आपको पता ही नहीं है कि आपकी ग्रामर गलत है, आपकी पंक्चुएशन गलत है, आपके स्पेलिंग गलत है. वो आपकी करेक्शन या आपको बताएगा वही बंदा हु इज़ अ प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश एंड ही नोज़ दीज थिंग्स. तो आप इन चीज़ों को ज़रूर इन पे वर्क करें. ये बिल्कुल हकीकत है that you have to be good in this language because all the papers are taken in English. और first 2 papers जो essay के होते हैं उनका अगर आप you do not qualify essay or you do not qualify Pressy, you fail the entire exam. No matter बाकी subjects में आपने top भी किया हुआ हो. तो इसलिए ये ज़रूरी है. बाकी बात रह गई अंग्रेज़ी बोलने की. वो जब बोलने का वक्त आता है इंटरव्यू के टाइम पे, उस वक्त उसकी तैयारी हो जाती है. You don't have to speak in अंग्रेज़ी all the times. But you are expected to understand and converse in that language also because that is the official mode of communication in this country. तो वो बात की बात है. जब आप पढ़ेंगे, रीडिंग करेंगे, किताबें पढ़ेंगे, अखबार पढ़ेंगे तो आपको लिखनी भी आ जाएगी और बोलनी भी आ जाएगी. प्रॉब्लम ये है कि हम उस पर एफर्ट नहीं करते. एक बहुत अच्छी बुक है, आप उसको नोट कर लें, कॉन्क्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस बाय बर्टन रसल. हार्डली इतनी सी किताब होगी, 200 पेजेस भी शायद उसके नहीं होंगे. उस बुक को आपने एक दफ़ा रीड करना है. एक तो वो आपको खुश रहना सिखाएगी ज़िंदगी में, और दूसरा आपको पता चलेगा कि आपने अपनी जो राइटिंग है उसको इम्प्रूव कैसे करना है, एक पैराग्राफ दूसरे पैराग्राफ के साथ कनेक्ट कैसे करना है. बर्टन रसल इज़ अ रिनोड ऑथर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एंड ही इज़ नोन फॉर राइटिंग वेरी सिंपल इंग्लिश. So please read that. You will enjoy reading it. That will improve your vocabulary. That will improve your diction, your expression. Expression matters a lot. कि आप अपनी बात को express कैसे करते हैं. इसी तरह से ये है कि एक दाल की प्लेट आपको एक रेडी से मिल जाती है और वही दाल आपको सरीना में 1500 रुपये की मिलती है. दाल वही होती है, प्रेजेंटेशन डिफरेंट होती है. That is called expression. तो आपने अपने expression को कैसे improve करना है. Read Dawn newspaper. Take that as your dawn. एंड रीड दैट एवरी डे. मेक इट अ हैबिट. सुबह उठ के आपने जो भी करना है, सबसे पहले अखबार, और अखबार को वो अफसराना अंदाज में नहीं पढ़ना, तायराना माहौल में पढ़ना है उसको जैसे किताब पढ़ी जाती है. उसकी एक एक लाइन को पढ़ना है शुरू में, कम से कम 2-3 महीने, इस तरह जैसे आप अपने स्कूल की किताब पढ़ रहे हैं, इस तरीके से पढ़ना है. उसके बाद जब आपका खुद नॉलेज, वोकेबलरी, एक्सप्रेशन, एवरीथिंग विल इम्प्रूव. अच्छा, इस तरह से है कि ये जो एकेडमी का कॉन्सेप्ट है सर, इसमें ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म होता है आपको बेसिक गाइडेंस देने का. आपको बता सकती हैं एकेडमीज़ कि आपने ये किताब अच्छी है, ये पढ़ लें. पेपर सॉल्व करने की भी कोई टेक्निक्स आपको बताई जा सकती हैं. बट एकेडमीज़ डू नॉट मेक यू पास दिस एग्ज़ाम. आप वहाँ जाएंगे, 5 घंटे क्लासें लेते रहेंगे, आप खुद कब पढ़ेंगे. आपको जो बेसिक नॉलेज या बेसिक ओरिएंटेशन चाहिए, जॉइन एन एकेडमी. टेक 10 to 15 डेज़ का कोई सेशन जिसमें दे गिव यू ऑल द बेसिक इंफॉर्मेशन दैट यू नीड. वंस यू गेट इट, वंस यू नो कि आपने किस तरीके से उसको क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, उसके बाद आप पढ़ाई खुद करें. कोई ज़रूरी नहीं है सर. मेरे बैचमेट्स हैं, आपके भी बैच में लोग होंगे हु केम फ्रॉम द इंटीरियर सिंध, interior Balochistan. They had never seen any academy. They could not afford it. They could not even afford the books, but they sat in the exam. They passed it with flying colors. So it is not a criteria at all.
if it is an option available to you, you can avail it for some days, but do not spend like, वो तो आपको कहेंगे कि 5 महीने का सेशन है और 5 महीने की इकट्ठी फ़ीस जमा करा दें और आप उधर बैठ जाएंगे और यूनिवर्सिटी की तरह क्लासेस लेनी शुरू कर देंगे. दैट वुड नॉट हेल्प, दैट वुड वेस्ट योर टाइम. Thank you very much, and my office is always available to you. There are few faces that I can see. They keep visiting my office on very regular basis. नहीं, they come for CSS and stuff like that. एक दो इनमें से शायद कोई किसी कंप्लेंट के साथ भी आए थे. My office is always available to you. All sorts of guidance is always available. और इसमें सर एक बहुत अच्छी बात मैं आज आपको बताती हूँ कि जो DPS है उसमें we are making a library which would be a very different library from the traditional ones that we already have in the system. उसमें हम एक एक्सक्लूसिव रीडिंग रूम बना रहे हैं जिसमें कंपटीशन के एग्ज़ाम्स की सारी बुक्स अवेलेबल होंगी with all the past papers, newspapers, and it is state of the art library. I am quite hopeful, inshallah I'll be inaugurating that in another week or so. It is almost completed. We are only buying books these days. और बुक्स भी हम चूँकि सारे एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर्स ने वी हैव कम थ्रू कंपटीशन, तो हम वो सारी किताबें ख़ुद चूज़ कर रहे हैं जो हमने पढ़ी थी और हम उन्हें रिकमेंड करते हैं. सो देयर इज़ नो नॉनसेंस इन दैट वे कि वहाँ पर ऐसी कोई किताब नहीं होगी जो कि रेलिवेंट नहीं है. इट इज़ अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म. यू कैन यूज़ इट विद वेरी मिनिमल चार्जेस. नॉट आई मीन बहुत कम हो सकता है, एब्सोल्युटली फ्री भी हो आपके लिए. You can come, you can take the books, you can study. It would help you a lot, inshallah. मैडम कुरतुलैन मलिक साहिबा को जनाब डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर साहब इकबाल अपने रिटायर्ड बाद में सिविल क्योंकि वाइस चांसलर साहब खुद किसी मसरूफियत की वजह से नहीं आ सके तो उनकी जगह पे प्रोफेसर आमिर हुसैन साहब